हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स 1 के चैप्टर 1 में हैं हम लोग एंड दिस इज आवर क्लास नंबर 7th। आज हम लोग बच्चे हिस्टोग्राम में अनइक्वल क्लास विड्थ वाले हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इक्वल विड्थ हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले ये देख लो, लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था, कुछ रूल्स बताए थे हिस्टोग्राम बनाने के कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है पता होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ रिपीटेशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी की फ्रीक्वेंसी और अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबका सम से डिवाइड कर दोगे तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रूल ऑफ थंब, ये आपको सबको जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे एक बार जल्दी से इसको देखें। नंबर ऑफ, या रिवाइज कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो रूट n के हिसाब से निकलता है कि कितने क्लास में डिवाइड करना है। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और हर क्लास की विड्थ कितनी रखनी है, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, जैसे मान लो अगर डेटा का रेंज अगर आपका 100 है और 10 क्लास में डिवाइड करना है तो एक क्लास को 10 रखोगे तभी तो 10 तक जाते जाते 100 तक पहुंचोगे। तो वही है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज रेंज। रेंज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लासेस के साथ। ये सब अच्छे पेपर में आएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम, आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद से एक एग्जाम्पल किया था 1.10। देखो अपने बुक में 1.10 में 90 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। 90 ऑब्जर्वेशंस के लिए कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, फाइंड प्रोपोर्शन ऑफ, ये सब 3 क्वेश्चंस थे। तो n 90 है तो बाय रूल ऑफ थंब क्या हो जाएगा, रूट 90 यानी 9.486, यानी 9 क्लासेस में हमें डिवाइड करना है। सबसे छोटा डेटा ढूंढा तो 19 सबसे बड़ा और 2 पॉइंट समथिंग था सबसे छोटा। तो हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, 19 माइनस 1, 1 से 19 तक में सारे डेटा कवर अप हो जाएंगे। बात नहीं आई समझ में? यहाँ देखो, सबसे छोटी वैल्यू 2.97, सबसे बड़ी वैल्यू 18.26। तो हम कितने का इंटरवल ले जो आसानी से हैंडल हो जाए। हमें 9 क्लासेस बनाने हैं। कितने, ये भी ध्यान रखना, 9 क्लासेस बनाने हैं। 19 तक चले जाएंगे तो उसके अंदर में 18.26 आ जाएगा, और 19 तक चलेगा और 9 क्लासेस बनाने हैं तो दो दो का अगर लेंथ लोगे तो 18 हो जाएगा। तो अगर अपर वैल्यू 19 लिया है तो सबसे छोटी वाली वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 1। आप 2 से भी ले सकते थे, 2 से लेते तो फिर 20 तक चले जाते, 1 से ले लेंगे तो 19 तक चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो 19 माइनस 1 बाई 9, तो एक क्लास का विड्थ रखना है 2। तो देखो 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, इस तरीके से क्लास में डिवाइड कर दिया। फिर जितने भी डेटा लाई कर रहे थे 1 2 3 में देखोगे तो सिर्फ एक ही आ रहा था 2.97, तो फ्रीक्वेंसी में 1 लिख दिया। 3 to 5 में 1 आ रहा था, बस एक ही 4, इसलिए 1 लिख दिया। 5 to 7 में 11 आ रहे थे तो 11 लिख दिया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सबका जो सम आया है 90, 90 से सबको डिवाइड कर दिया। देखो ये आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम बच्चे 1 होना चाहिए, 1 नहीं आ रहा है तो आपने जरूर राउंडिंग ऑफ किया होगा, जैसे हम लोगों का आ रहा है 0.999, तो ये लगभग लगभग 1 तक पहुंचेगा। तो वी हैव राउंडेड फिगर्स, ये 1 नहीं आया एग्जैक्टली। उसके बाद से इन्होंने पूछा था प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन 9। लेस देन 9 के लिए हमने 9 तक के डेटा को, मतलब प्रोपोर्शन मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको ऐड कर दिया। जितने भी 4 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थे सबको एटलीस्ट 5 है तो 5 या उसके ऊपर का चाहिए। देखो तो 5 या उसके ऊपर का यानी इतना चाहिए, तो ये वाला नहीं चाहिए तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे। एटमोस्ट 7 यानी 7 तक जाना है तो पहले 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट है बिटवीन 7 एंड 13 इंक्लूसिव, तो 7 और 13 के बीच में जो जो आ रहा है उसको ले लिया हम लोगों ने। ये 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 3 आ रहे हैं। इस तरीके से x के हिसाब से हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके, जिसको प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, वो निकालने का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, उन सब में इक्वल क्लास विड्थ बन रहा था ना, 2 2 2 2, सबका 2 2, चाहे किसी में एक डेटा हो चाहे किसी में 11 हो। देखो एक है
1 है, 11 है, 21 है, 25 है, सब चलेगा। लेकिन कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी हमारा जो डेटा है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है, डेटा इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसको अगर फ्रीक्वेंसी में डालें तो सारे क्लास में डेटा नहीं भी जाता है, कुछ तो क्लास खाली पड़े रह जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है अभी फिलहाल, यहाँ हर क्लास में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, देखो ना, कोई भी क्लास खाली हुआ क्या, नहीं, सब में कोई ना कोई वैल्यू लाई कर गई। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार क्वेश्चन में इस तरीके से देंगे, बहुत क्लोज क्लोज वैल्यूज, बहुत लंबा लंबा गैप भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे क्लास में तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई आइटम लाई ही ना करे उस क्लास में, तो उन सब क्लासेस में फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 0। तो फिर उन क्लासेस को रहने का जरूरत क्या है क्वेश्चन में, बहुत सारे क्लासेस तो अनयूटिलाइज्ड रह जाएंगे, यूजलेस। तो उस चीज को हटाने के लिए जो खाली क्लासेस पड़े रह जाएंगे, जो क्लास खाली रहेगा, एम्प्टी क्लासेस, उनको हटा देना है, ऐसा भी करना है हमें। और जिस क्लास में बहुत ज्यादा डेटा लाई करा उसको फैला दो ताकि हम आराम से स्टडी कर पाए। ये तो वही बात हो गई, कमरा सबको अलॉट कर दिया है, किसी कमरे में कोई रह ही नहीं रहा है और किसी एक कमरे में ही 10-10 लोग ठूसे पड़े हैं, तो वो फायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कमरे का साइज बड़ा कर देंगे और जो खाली पड़े हुए कमरे हैं उनका साइज छोटा कर देंगे, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाएगा। तो यही हम लोग अनइक्वल क्लास वाले में करेंगे। तो अनइक्वल क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, ग्राफ नहीं बनाया था हमने लास्ट क्लास में, जरा इसका ग्राफ देखना, ग्राफ देखो, क्योंकि ग्राफ से इसका नेचर पता लगेगा। ग्राफ आपको कैसे बनाना है, एक्स एक्सिस पे तो आप ये वैल्यूज ले लोगे, जिस भी चीज की वैल्यूज है, एक्स हो गया, कहाँ तक जाना है, 19 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18 19, ठीक है। अब 1 2 3 में फ्रीक्वेंसी, हमें किसकी ग्राफ बनानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। किसकी ग्राफ बनानी, अच्छा नहीं, फ्रीक्वेंसी की ग्राफ बनानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमेशा बड़ा ही आएगा। फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे बच्चे, फ्रीक्वेंसी देखना कहाँ तक गई हुई है, मैक्सिमम 25 तक, 1 से शुरू होकर के 25 तक। तो 5 5 10 15 20 25 30, लाइक दिस वे। अब बताओ कि 1 2 3 में, 1 2 3 में 1 का ही रहेगा, ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, समझ जाना अपना 19 तक है। पहला हिस्टोग्राम का आ गया टावर। अब दूसरा बनाएंगे वर्टिकल, 3 to 5 में भी 1 सेम हाइट का। अब 5 to 7 में 11, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, 5 to 7 में आ गया 11। उसके से 7 to 9 में 21, 7 to 9 में है 21, और फिर 9 to 11 में है 25, ठीक है। 25 के बाद से 17, दो दो क्लास को कवर करना है। और फिर 17 के बाद है 9, 9 के बाद है 4, 4 के बाद फिर से है 1। ये बन गया हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम का देखो हर जगह से मिडिल पॉइंट आपको ले करके और ग्राफ बना करके इसका नेचर बताना है कि इसका नेचर क्या है। देखो ग्राफ बना रहे हैं, कैसा दिख रहा है ग्राफ आपको, मोर और लेस सिमेट्रिकल दिख रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि किधर की तरफ ज्यादा स्क्यूड है, मोर और लेस सिमेट्रिकल। अब स्क्यूड है या नहीं है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू से ही पता लगेगा, ऐसे हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये रिजेंबल कर रहा है, लिख देंगे इट इज समवॉट लाइक, इट इज ऑलमोस्ट
सिमेट्रिकल, इट इज ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल। इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं आया, आज जो पढ़ेंगे उसमें स्क्यूनेस आएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट क्लास का एग्जाम्पल था इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं आया। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं कि अनइक्वल क्लास की जरूरत क्यों पड़ गई। तो कुछ थ्योरी तो लिखना पड़ेगा ताकि आप बाद में भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। तो नोट लिखना, इफ अगर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ इक्वल विड्थ का क्लासेस ले लेते हैं तो बहुत सारे क्लासेस क्या हो सकते हैं, खाली पड़े रह जाएंगे जीरो फ्रीक्वेंसी के साथ। ये भी गलत बात है, इसी पॉइंट को सबसे पहले लिख रहे हैं। इफ वी टेक मेनी क्लासेस, if we take many classes, then some class may be empty with zero frequency, with zero frequency. If we take many classes, then some class may be empty with zero frequency, which is a problem. अगर हम few क्लास लेंगे, सब लोगों ने कहा कम क्लास ले लो। अगर कम क्लास लेंगे तो बहुत सारा डेटा अगर एक ही क्लास में होगा तो फिर गंदा ग्राफ लगेगा, तो बहुत सारा डेटा फिर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। If we take few classes, then many data will be concentrated in देखो, if we take few classes, then हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एक ही दो क्लास में रह जाए, तो फिर वो सही नहीं लगेगा देखने में ग्राफ उसका। हमारी कोशिश ये होती है कि ग्राफ हमारा सिमेट्रिकल और नॉर्मल शेप का आ जाए, बेल शेप का ग्राफ बन जाए। थर्ड है पॉइंट, अब दोनों ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्लास कर दो तो भी प्रॉब्लम है, कम क्लासेस कर दो तो भी प्रॉब्लम है। तो टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम, to solve these problem, use a few, कुछ को हम लोग ज़्यादा वाइडर कर देंगे, जिसमें डेटा लाई करेगा उसको चौड़ा कर देंगे। यूज अ फ्यू वाइडर इंटरवल्स नियर extreme observations, extreme observations and narrower intervals in the region of high concentration, in the region of high concentration। तो जहाँ पे ज़्यादा डेटा लाई करने का संभावना होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, नैरोवर, तो छोटा क्लास इंटरवल ले लेंगे, और जहाँ पर डेटा नहीं लाई करेगा वहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, ज़्यादा वाइडर क्लास इंटरवल ले लेंगे। तो वी कंस्ट्रक्ट unequal class width histogram, unequal class width histogram, जिसको हम लोग डेंसिटी हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी हिस्टोग्राम। तो अगर ये वर्ड आ गया पेपर में, ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट डेंसिटी हिस्टोग्राम, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, यही है जिसमें नंबर ऑफ मतलब जिसमें क्लास विड्थ जो है वो इक्वल नहीं रहता है। इसके स्टेप्स देख लो क्योंकि अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। पहला है फर्स्ट डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद से डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो रेक्टेंगल का हाइट होता है कि कितना हाइट हमें रखना है, रेक्टेंगल हाइट। वर्टिकल स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी स्केल। वर्टिकल स्केल को क्या बोलते हैं, इज डेंसिटी स्केल। डेंसिटी क्या होती है, तो हाइट होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू
इस फॉर्मूला को याद रख लेना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन में क्लास विड्थ। मतलब जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी क्लास की उसको क्लास विड्थ से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी कुछ नहीं है, रेक्टेंगल का हाइट है, जो हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल है उसको कितना हाइट पे हमें बना करके वर्टिकल हाइट रखना है। अब उसको हम लोग डेंसिटी नाम से बोलेंगे, ठीक है। और ये मेथड जो है जरूरी नहीं कि अनइक्वल वाले में लगे, ऑल्सो एप्लीकेबल टू इक्वल क्लास इंटरवल, उसमें भी लग सकता है, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर देखना, आप लोग सभी को अपना अपना रीडिंग निकालने। एग्जाम्पल 1.11 देखेंगे अभी। 1.11 निकाल लिया सबने? हेलो, निकालो सभी कोई 1.11। कोरोशन ऑफ रीइंफोर्सिंग स्टील इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन कंक्रीट स्ट्रक्चर। पढ़ रहे हैं बच्चे एग्जाम्पल, ध्यान दो अपने अपने रीडिंग में। कंक्रीट स्ट्रक्चर लोकेटेड इन environments affected by severe weather conditions. For this reason, researchers have been investigating the use of reinforcing bars made of composite material. One study was carried out to develop guidelines for bonding glass fiber reinforced plastic rebars to concrete. ये सब तो छोड़ो, हम लोग के समझ में आने वाली बात है नहीं, ज़्यादा समझना भी नहीं, ये सब इंजीनियरिंग के लैंग्वेजेस हैं। हमें सिर्फ डेटा दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग 48 ऑब्जर्वेशंस ऑन मेजर्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 48। 48 अब क्लास में डिवाइड कर रहे हैं। 48 को अगर आप इस तरीके से करोगे, रूट अंडर 48 कितना आ जाएगा? लगभग लगभग 49 के क्लोज हैं। तो कितने क्लास बनेंगे इसमें? 7 तो हुआ नहीं, 6 पॉइंट समथिंग आ गया। तो आप इसको 6 क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हो पूरे डेटा को। अब बताना सबसे छोटी वैल्यू डेटा में कहाँ? ये डेटा ना थोड़ा अरेंजमेंट गलत दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। घबराओ नहीं, इतना ज़्यादा डेटा हमारे एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम में कम ही डेटा देंगे, 5, 10, 15 दे देंगे, बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो 6 क्लासेस बनाने हैं। देखना इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल रही है, कौन सी है सबसे छोटी वैल्यू? 5.1, 4.1, 3.6। 3.6 से भी छोटी कोई वैल्यू है? 3.6, 3.6, 3.4 है। कौन से रो में है? और सबसे बड़ी वैल्यू, चलो 3.4, हाँ मिल गया, थर्ड रो में है। तो स्मॉलेस्ट जो है वो 3.4 है। और लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है? 25.5। कौन से रो में आप? हाँ ठीक है, थर्ड रो में दिख रहा है। तो हमें डेटा इस तरीके से डिवाइड करना है कि यहाँ से यहाँ तक 6 क्लासेस हो जाए। तो बहुत इजी है, 30 तक अगर पहुँचा दे और 5-5 का इंटरवल ले लें, 5-5 का विड्थ ले लें तो भी हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने क्या ले लिया है? अच्छा ठीक है, लेना तो हमें ये चाहिए था, ध्यान से सुनो। क्लासेस में तो ये लेना चाहिए था, अगर हम लेते 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, बहुत सारे क्लास ना खाली रह जाते। देखो तो 0 to 5 में कोई डेटा है? हाँ है, कुछ तो डेटा है। और 20 से 30 के बीच में 0 to 5 में तो फिर भी कुछ आ जाता। देख करके बताओ ना मुझे, 0 to 5 के बीच में कितने डेटा है? 5 से नीचे एक हो, फर्स्ट वाले रो में कोई है? नहीं है। सेकेंड वाले रो में कितना मिला? 5 से नीचे एक मिला 4.9, और एक मिला 4.1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड रो में 5 वैल्यूज थी।
6 थर्ड रो में पहुंच गया, 6 7, अब लास्ट रो में 8 9 10 11 12, 12 वैल्यूज हैं इसमें। 5 to 10 में पहले वाले रो में ढूंढो, 7 दिख गया, 9.9 9.3 भी तो है, 1 2 3, फिर 6 वाले 4 5 6 7 8, पहले वाले रो में 8 वैल्यूज आ गई, 8, दूसरे वाले रो में 1 2 3 4 5 8 5 13, फिर थर्ड रो में पहुंच गया, 14 नहीं 14 15 16, लास्ट रो में 17 18 19 20 21 21। देखो बहुत ज़्यादा डेटा तो इसी में लाई कर गया। अब 10 to 15 में कितने आ रहे हैं, 11.5 फर्स्ट रो में आ गया, 1 2, 12.1 भी आ गया, 1 2, फिर 13.4 भी आ गया, 3, सेकेंड रो में 4, बस थर्ड रो में 5 6 7 8, लास्ट रो में नहीं 9 कहाँ, अच्छा हाँ 9, 15 to 20 में देखो, 15 to 20 में कोई डेटा है, 15.2 सेकेंड रो में मिला, थर्ड रो में नहीं है, थर्ड रो में नहीं है, लास्ट रो में भी नहीं है, बस एक ही मिला। 20 to 25 में कोई मिल रहा है, लास्ट रो में नहीं है, एक 20.6 मिला सेकेंड लास्ट रो में, ठीक है चलो ठीक है, और यहाँ पे 1 है, और 25 to 30 में कोई है, 25.5 एक ही है। देखो ना बहुत सारा डेटा तो इतने में ही रह गया, और ये सब जो है खाली खाली पड़े हुए हैं, ये सब खाली खाली पड़े हुए हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इसको ना नैरोवर कर दें, ये जो इतना 5-5 का गैप है ना, इसके गैप को कम कर दें और इनके गैप को बढ़ा दें, मतलब इनको ज़्यादा फैला दें। तो 0 to 5 को हम लोगों ने ब्रेक किया, 0 to 5 को 2 to 4 में ब्रेक कर दिया, फिर 4 to 6 में कर दिया, 6 to 8 में कर दिया, 8 to 12 देखो फिर 4 का ले लिया, और फिर 12 to 20 ले लिया, और 20 to 30 ले लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, अपना काउंट कर करके लिख दोगे। अभी हम बुक से देख लेते हैं, 9 15 5 9 8 2, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल लोगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लोगे, कितना आ रहा है बताओ, 0.1875, दिस इज 0.3125, 0.104542, नेक्स्ट इज 0.1875, 0.1667, 0.0417। लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिर्फ बात नहीं बनेगी, हमें ग्राफ किसका बनाना होता है। इधर बच्चे हम लोग डेंसिटी लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी स्केल है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ नहीं बनाना। और इधर है एक्स, तो डेंसिटी तो चाहिए, जब आपका ये इक्वल नहीं होता है, ये सब इक्वल नहीं है, तो डेंसिटी के थ्रू करना पड़ेगा हमें। तो डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, याद है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से डिवाइड कर देना है। तो जरा देखना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1875, और इस क्लास का गैप कितना है, 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये है 0.3125, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे,
फिर ये भी 2 है, ये 4 है। 0.1042 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.1875 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 0.1667 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 0.0417 को 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? सबको अपने अपने क्लास के विड्थ से डिवाइड कर देना है। वैल्यू कितनी कितनी आ गई? 0.094, 0.156, 0.052, 0.047, 0.021, 0.004। अब हम ग्राफ बना सकते हैं क्लास के सामने सबकी डेंसिटी को मेंशन करके। तो देखो डेंसिटी जो है वो फ्रैक्शन में है, तो डेंसिटी को कितना लेना है? 0 पॉइंट, बहुत छोटी छोटी वैल्यू 15 तक जाना है बस, 0.15 तक जाना है, 0.02 तक जाना है। तो इधर ले लिया हम लोगों ने 0.05, ठीक है, 0.05, 0.10, फिर है थर्ड में 0.15, 0.20, यही था ना, 0.156 सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, अब क्लास कौन कौन सा है? 2 to 4, 4 to 6, 2 to 4, 4 to 6, 30 तक जाना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30 तक बनाना है बच्चे हमें। 22, 24, 26, 28, 30। देखो पहले क्लास का जो विड्थ है 2 to 4 है और उसके सामने 0.094, 0.094 का मतलब है क्लोज टू 10 तक पहुंच गए। और कहाँ से कहाँ तक बनाना है हमें? 2 से लेकर के 4 तक बना दिए। अब देखो दूसरा जो है 4 to 6 और उसमें 0.156, 4 to 6 और 0.156, तो इससे भी थोड़ा सा ऊपर चले जाना है, 156, 4 to 6 में। नेक्स्ट है 6 to 8 में 0.052, हल्का सा ऊपर 0.052। नेक्स्ट है 8 to 12 में 0.047, 0.047 में 8 to 12 में। नेक्स्ट है 12 to 20 में 0.021, 12 to 20 में 0.021, 12 to 20 ये। उसके बाद से 20 से 30 में 0.004, बहुत छोटी वैल्यू। ठीक है, दिख गया हिस्टोग्राम आपको? अब बताओ, इधर कुछ और रहा होगा, एक्स में जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ वो हम लोग मेजर कर रहे हैं। हिस्टोग्राम तो बना लिया, हिस्टोग्राम को बनाने के बाद कोई और भी चीज़ डिस्कस करते हैं ना, इसका शेप डिस्कस करते हैं। ओ ओ एक मिनट, इसका मिडिल पॉइंट ये वाला रेड डॉट नहीं है, मिड में आएगा, मिड में आएगा। अब देखो सबको ज्वाइन कर रहे हैं और आपको बताना है इसका शेप कैसा होगा। पता चला कोई शेप? यस, ऐसे लंबा सा चला जाएगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, हेडिंग लिखना, प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी कर्व, प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी कर्व। डेंसिटी कर्व में आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि सारे रेक्टेंगल का एरिया 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 होगा। क्यों होगा ये देख लो, डेंसिटी कर्व की प्रॉपर्टी।
अभी मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या? अपॉन में क्लास विड्थ। तो डेंसिटी हो गई हाइट और क्लास विड्थ रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल हाइट इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपको तो पता है कि सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 1 एज सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 1। और ये क्या है? रेक्टेंगल का हाइट है और रेक्टेंगल का विड्थ है, तो ये कितना हो गया? एरिया हो गया। एरिया नहीं हो गया रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल की हाइट और रेक्टेंगल की विड्थ। हेलो, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। सो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विल बी इक्वल टू 1। तो ये एक नोट है जो कि आपको याद रखना है कि डेंसिटी हिस्टोग्राम में, हर हिस्टोग्राम में नहीं, डेंसिटी हिस्टोग्राम में जितने भी रेक्टेंगल होंगे सब के एरिया का सम कितना होगा? 1 होगा। ये फैक्ट है और ये हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। अब हिस्टोग्राम में लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब जाते जाते दो छोटी छोटी बातें हैं, बस वो आप जान लो कि शेप ऑफ हिस्टोग्राम आप लोगों को पता है। वैसे मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आप लोगों को स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस में। शेप ऑफ हिस्टोग्राम में देखो तो, अगर हिस्टोग्राम का शेप कुछ ऐसा आता है, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड। देख के ही पता लग रहा है। अगर ऐसा आ जाता है तो नेगेटिवली स्क्यूड। ऐसे ऐसे शेप हो रहा है और यहाँ पर ऐसे ऐसे शेप हो रहा है। ये दोनों यूनी मॉडल हैं क्योंकि एक ही मोड है। यूनी मॉडल, यूनी मॉडल। कभी कभी बच्चे ग्राफ में ऐसे आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? बाई मॉडल। कभी कभी ग्राफ में तो मल्टी मॉडल। तो ये सारे शेप आपको हिस्टोग्राम बनाने पे ही पता लगेगा, ऐसे तो पता लगने से रहा। हिस्टोग्राम बनाओगे तभी पता लगेगा कि सबका शेप कैसा है और वो स्क्यूड है तो किस टाइप के। ये दोनों नेचर आपको हिस्टोग्राम से पता लगेगा। क्या क्या पता लगेगा? कि नेचर क्या है और यूनी मॉडल है, बाई मॉडल है या फिर मल्टी मॉडल है। क्लियर बच्चे? अब अब एक टाइप का और हिस्टोग्राम है, वो बार ग्राफ मान लो, हिस्टोग्राम मत मानो। छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद से फिर हम लोग अपना ट्रिम्ड मीन पे चलेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होगा। ट्रिम्ड मीन, यहाँ देखो, देखना क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब है जो क्वालिटी से भी रिलेटेड हो, जैसे इंडियन है या नहीं है। इसका दो पार्ट में आंसर कर सकते हैं ना। आर यू एन इंडियन? तो यस और नो। आर यू पार्टी मेंबर? यस या नो। ठीक है। आर यू अ बॉय और गर्ल? तो बॉय या गर्ल कैटेगरी। अब बच्चे क्वालिटेटिव डेटा में और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे जेंडर होता है मेल फीमेल, एडुकेटेड नॉन एडुकेटेड। ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, तो जिनको भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैटेगोरिकल के लिए, कैटेगोरिकल डेटा भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैटेगोरिकल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेगोरिकल डेटा। इसमें है बच्चे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, इसका भी हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। दी पब्लिक पॉलिसी एग्जाम्पल करने वाले हैं 1.13। ना से एग्जाम्पल 1.13 करेंगे अभी हम लोग। तो आप लोग अपने इसमें देखो, दी पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया carried out a telephone survey of 2,501 California adult resident during April 2006
to ascertain how they felt about various aspects of K-12 public education. K-12 कुछ होगा अपना कोडिंग उनका या कोई प्रोग्राम होगा. One question asked was, overall, how would you rate the quality of public school in your neighborhood today? ठीक है, यही क्वेश्चन हर इंटरव्यू से किया गया कि क्या क्वालिटी है पब्लिक स्कूल का इन योर नेबरहुड टुडे. टेबल 1.2 displays the frequency and relative frequency and figure 1.13 shows the corresponding histogram bar chart. ठीक है, बार चार्ट पे आएंगे. पहले ये देखो कि रिस्पॉन्स क्या है. दिया हुआ रेटिंग. रेटिंग में बच्चे ए, बी, सी, डी, एफ, डोंट नो, इतने सारे ऑप्शंस हैं. क्वेश्चन आयर फॉर्म किया गया. क्वेश्चन आयर मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया गया है जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो कितना रेट दे रहे हैं पब्लिक स्कूल्स को. फ्रीक्वेंसी, कितने लोगों से बातचीत हुई थी? 2501, इतने लोगों से बातचीत हुई है. फ्रीक्वेंसी दे रखी है सबकी 478, 893, 680, 178, 100, 172, सबका सम करेंगे तो 2501. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली इन लोगों ने. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली. अपना निकाल ही लोगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको 2501 से डिवाइड करके. ग्राफ भी बना दिया. नीचे देखो ग्राफ, बस इसका ग्राफ पे ध्यान देना है कि कैसे बनेगा. तो अब ग्राफ बन रहा है रेटिंग के लिए. तो ए रेटिंग कितना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो भी है, ए के लिए बना लिया, दिस इज फॉर ए. दूसरा है बी के लिए. तो जब क्वालिटेटिव डेटा आ जाता है तो इस तरीके से क्वालिटी के हिसाब से हम लोग क्वालिटी को कहाँ डालते हैं? एक्स एक्सिस पे क्वालिटी को डालते हैं. जैसे यहाँ पे रेटिंग को स्टडी करना है तो रेटिंग को डाल दिए. फिर डी, फिर एफ, मतलब क्वालिटी को भी अलग से मेंशन करना पड़ेगा. अभी क्वालिटी को यहाँ डालें, डोंट नो. ये हो गया, ये हमारा बार चार्ट हो गया. ए बी सी डी एफ डोंट नो. इस तरीके से आपको क्वालिटी भी साथ साथ में मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं था कि हम हिस्टोग्राम बनाए. कोई क्लास वगैरह थोड़ी है. क्वालिटी का अपना रिस्पॉन्स है तो क्वालिटी के हिसाब से बार चार्ट बन गया. ठीक है, अब है मल्टीवेरिएट डेटा. मल्टीवेरिएट डेटा तो बच्चे आप लोग चैप्टर 5 में पढ़ोगे ही, तो अभी हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे. चैप्टर 5 में पढ़ेंगे डिटेल में. तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया कंप्लीट. अब पढ़ने वाले टॉपिक में, थोड़ा समझने वाले में दो अभी और बाकी हैं. उसके बाद से थ्योरी का एक पार्ट बाकी है 1.1, वो करेंगे हम लोग बाद में. अभी पहले आप लोग लिखो ट्रिम्ड मीन. ठीक है, ट्रिम्ड मीन. इससे भी बच्चे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है. ट्रिम्ड मीन. ट्रिम्ड में, ट्रिमिंग आप जानते हो क्या होता है? जैसे प्लांट का हम लोग ट्रिमिंग करते हैं, होता है ना प्लांट के ट्रिमर. बियर्ड ट्रिमर आजकल तो इतना फैशन चल पड़ रहा है, सभी वो बियर्ड रखते हैं, तो बियर्ड ट्रिमर आप लोग यूज़ करते हो. ट्रिमिंग का मतलब होता है अनवांटेड ग्रोथ. अब जैसे फेस पे बल्क में जो बियर्ड है अच्छा लग रहा है, जो एक्स्ट्रा एक दो बाहर निकल गया उनको ट्रिमिंग करके हटाना है. बिकॉज दे आर आउटलायर्स. आउटलायर्स जो हमारे शेप से बिल्कुल अलग हट जाए, बल्क से मेजोरिटी से अलग हेयर ग्रोथ दिख रहा है, उसको ट्रिमिंग करके हटाना है. प्लांट में भी ऐसा ही होता है. जो शेप है, अगर एक दो पत्ते, एक दो झाड़ियाँ कहीं एक्स्ट्रा निकल गई तो उनको ट्रिमिंग करके हटाते हैं. वैसे ही डेटा में भी ट्रिमिंग किया जाता है. अगर एक दो डेटा कहीं एक्स्ट्रा हो गया राइट में या लेफ्ट में, तो हम लोग ट्रिमिंग करके उसको रिमूव करेंगे. ठीक है, तो ट्रिम्ड मीन. तो यहाँ पर ट्रिम्ड मीन का मतलब है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, जैसे 10% अगर मैंने लिख दिया, ये अगर पूरा डेटा है, इधर से 10% रिमूव कर देना है,
और इधर से भी 10% रिमूव करना है। ये दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना कि पूरा मिलाकर के 10% नहीं करना। 10% दिया हुआ है तो शुरुआत में भी 10% रिमूव करेंगे और लास्ट में भी 10% रिमूव करेंगे। फिर जो बीच का बच गया का एवरेज निकालेंगे, दैट इज ट्रिम्ड मीन 10%। समझ में आ गई बात? जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर डेटा है उसका एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा ट्रिम्ड मीन 10%। तो ये हो गया ट्रिम्ड मीन। अब ट्रिम्ड मीन के बारे में कहा जाता है कि इट इज अच्छा एक मिनट देखना, मीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिंपली मीन कहा तो मीन में तो आपने पूरे डेटा को ले लिया, पूरा यहां से लेकर के यहां तक, तो मीन इज 0% ट्रिम्ड मीन। अगर हम एवरेज की बात करें एक्स बार और उसमें कोई ट्रिमिंग नहीं की है, यानी 0% ट्रिम्ड मीन हो गया। और मीडियन के बारे में क्या ख्याल है? मीडियन के बारे में, हेलो, मीडियन के लिए आप मैक्सिमम ट्रिमिंग कर रहे हो जितना कर सकते हो। अरे पूरी चीज ट्रिमिंग ही कर दोगे क्या? गायब थोड़ी कर दोगे, एक चीज तो लास्ट में बचेगी। माइक म्यूट करो बच्चे, यहाँ देखो। तो मैक्सिमम ट्रिमिंग जब आप करोगे, जैसे ये इतना बड़ा सा था, सुनो, इसका मैंने पहले 10% ट्रिमिंग कर दिया, इधर से 10% कर दिया, ठीक है, 20% कर दिया, थोड़ा ज़्यादा डेटा कट कर दिया इधर से, फिर भी कुछ तो बच रहा है। जब सारा ही ट्रिमिंग कर देंगे तो बचेगा सिर्फ एक बीच में क्या, मीडियन, जो पोजीशन वाइज मिडिल वैल्यू होगी। तो मीडियन में मैक्सिमम ट्रिमिंग हो रहा है, ये आप याद रखना। मीडियन में आप लिखोगे कि अगर मैक्सिमम ट्रिमिंग ले लेते हैं, मैक्सिमम ट्रिमिंग 50%, तो मीडियन बचता है। यानी 50% से ऊपर ट्रिमिंग नहीं कर सकते, 0% से नीचे ट्रिमिंग नहीं कर सकते। सो मीन ट्रिम्ड कोई p% इज, p% ले लिया है, इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन, को कॉम्प्रोमाइजिंग वैल्यू भी कहा जाता है, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मीन एंड मीडियन। ये तो आपको पता है ना, आपके बुक में ये वेव लाइक साइन किसके लिए यूज होता है? मीडियन के लिए। और ये किसके लिए यूज होता है? मीन के लिए। समझ में आ गई बात? तो मीन और मीडियन के बीच का होगा 10%, 20%, 15%, चाहे जिस भी परसेंटेज पे आप ट्रिम्ड मीन निकालोगे वो मीन और मीडियन के बीच में ही होगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, सभी कोई अपने अपने रीडिंग में निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है। निकाल लिया सबने? इसमें दे रखा है डेटा, द May 1, 2009 issue of the dash 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 reported the following home sale amounts for a sample of homes in Almeda, CA that were sold the previous month, और thousands of dollar में ये सब है, यानी 590, तो इसमें भी $1000 लगा हुआ है, 815 हमें दिया हुआ है, 575, नेक्स्ट है 608, फिर है 350, 1285, 408, 540, 555, 679। इन्होंने पूछा है, 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट द सैंपल मीन एंड मीडियन, यानी सैंपल मीन और मीडियन निकालना है हमें। बी पार्ट में है, सपोज द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हैड बीन 985, यानी x6 को कर दिया 985 rather than 1285 in place of replacing, इसको रिप्लेस करके आ रहा है 985, 1285, how would mean and median change? How would mean and median change? कैसे चेंज होगा मीन और मीडियन? और फिर सी पार्ट में है, ट्रिम्ड मीन 20% निकालना है, ट्रिम्ड मीन 20% निकालना है, और डी में है ट्रिम्ड मीन 15%।
ठीक है, 15% का निकालना है। ये चारों पार्ट करेंगे हम लोग अभी। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा। कोई भी पोजीशन वैल्यूज निकालने के पहले आपको अरेंज कर लेना चाहिए। किस ऑर्डर में, इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बताना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी 408 है, नहीं 350 है, एक मिनट, 350, आप लोग भी ध्यान दो। उसके बाद से कौन सा है, 408। उसके बाद से 540, 555, 575, नेक्स्ट इज 590, 590 के बाद 590 था इसमें, 408 के बाद 540 था, ठीक है 590 तो सबसे पहले दिया हुआ है। 590 के बाद है 608, फिर है 679, फिर 815 और फिर है 1285। तो मीन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो सबका सम कर लोगे, 640 अपॉन 10, दिस विल बी 1 है क्या, अच्छा मतलब जो भी है 640, ये आ रहा है 640.5, यहाँ पर 5 रहा होगा, ठीक है 640.5, तभी तो ये आया। अब मीडियन जब आप निकालोगे तो 10 है तो बचे इवन है, तो 10/2th प्लस 10/2 प्लस 1th और अपॉन में क्या कर दोगे 2, यानी कि फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म बाई 2। देखो तो फिफ्थ टर्म कौन सी है, 2 3 4 5, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ, दोनों का सम करके बाई 2 कर देंगे। तो 575 प्लस 590/2 कितना आ गया, 582.5। हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है, दूसरे में है, ध्यान से सुनो, बी पार्ट में सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन को हटा करके 1285 को हटा करके उसकी जगह पे क्या कर दिया 985, यानी इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे डाल देंगे 985। तो क्या कोई अरेंजमेंट में चेंज आएगा, नहीं, पहले भी 1285 लास्ट डेटा था, अभी भी 985 क्या है, लास्ट डेटा है, अभी भी 985 क्या है, लास्ट डेटा है। तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मीन पे तो फर्क पड़ेगा क्योंकि मीन पे तो हम उसको सम कर रहे हैं ना। तो लिखेंगे मीडियन विल नॉट चेंज, मीडियन विल नॉट चेंज। अब ध्यान से सुनो, अगर अगर ये वाली वैल्यू 500 होता, 400 होता, तो इधर कहीं बीच में पोजीशन में आ जाता और इसको बना देता सिक्स्थ और फिफ्थ पे कोई और चला आता, तब फिर मीडियन चेंज होने के चांसेस थे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो 985 जब तक इसके आगे है, 590 के आगे है, तब तक तो मीडियन को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब 600 में भी होता तो बीच में यहाँ आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 575 फिफ्थ पोजीशन पे रहता। नाउ सी, तो जब तक इसका इन दोनों का पोजीशन अफेक्ट नहीं हो रहा है तब तक मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इससे पहले कहीं भी नहीं आना चाहिए, 590 के बाद इनमें से कहीं भी छेड़छाड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले अगर कहीं भी बीच में आएगा तो ये पोजीशन एक एक आगे स्लाइड कर जाएंगे। मीन तो चेंज होगा बच्चे, न्यू मीन क्या हो जाएगा बताओ, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। न्यू मीन हो जाएगा ओल्ड समेशन एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, और ये रिप्लेसमेंट का केस है, प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन में एन। ओल्ड समेशन एक्स इज एन इंटू एक्स बार माइनस इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा था 1285, और ऐड कितना करेंगे 985,
अपॉन में क्या करेंगे 10, एन कितना हो गया, एन कितना हो गया बताना, 10 है, और पुराना वाला मीन कितना है निकाला हुआ है ना हमने 640.5, 640.5 माइनस 1285 प्लस 985 अपॉन 10, पूरा सॉल्व वॉल्व करके ये आ जाएगा 641.167। अब आ रहे हैं हम लोग अपने नए पार्ट पे, ट्रिम्ड मीन 20%। मुझे बताओ कि 20% का मतलब कितना डेटा रिमूव करना पड़ेगा, 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 का 20% कितना आता है, 10 का 20% कितना आता है 2, यानी 2 स्मॉलेस्ट भी रिमूव करना है एंड 2 लार्जेस्ट हैव टू बी रिमूव्ड। इनको रिमूव करना है, 2 सबसे छोटी वैल्यू और 2 सबसे बड़ी वैल्यू को रिप्लेस करना है, मतलब रिमूव ही कर देना, रिप्लेस नहीं। तो हमारे पास था 350, 408, 540, 555, 575, 590, 608, 679, 815, 985। तो पहले के दोनों हटा देने हैं, बच गया इतना, इनका सम करके और बाई 6 कर दोगे आ जाएगा ट्रिम्ड मीन। समझ में आई बात? तो 540 प्लस, हेलो, 575 प्लस 590 प्लस 608 प्लस 679 अपॉन में 6, ये आ जाएगा ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन्स कितना आ गया 641.167। ये मैंने पिछले वाले में लिख दिया था क्या, न्यू मीन। बच्चे इसका आंसर सही कर लो, मैंने उसको उसमें कॉपी कर दिया, 610.5, उसको सही कर लेना कैलकुलेशन के बाद जो आएगी वैल्यू। ट्रिम्ड मीन 20% तो इजी था क्योंकि दो डेटा इधर से हटाना है, दो डेटा उधर से हटाना है। अब डी पार्ट में आ जाओ, अब इस बार 15% है, ट्रिम्ड मीन 15%। तो मुझे बताओ 15% ऑफ 10 कितना हो जाएगा 1.5। अब तो बच्चे बड़े परेशानी में हम लोग फंस गए। क्या हुई परेशानी, कि 1.5 डेटा कैसे रिमूव होगा, या तो हम एक डेटा हटा सकते हैं या दो हटा सकते हैं। 1.5 हटाने का तो हमने नहीं सिस्टम पढ़ा हुआ है, तब ध्यान से सुनो। यानी अगर वन डेटा हटाते हैं, इफ वी रिमूव फर्स्ट एंड लास्ट, तब कौन सा ट्रिम्ड में निकलेगा, कोई मुझे बताएगा? इफ वी रिमूव स्टार्टिंग टू एंड लास्ट टू, अगर फर्स्ट हटाते हो तो 1/10 इंटू 100, एक ही डेटा रिमूव किया है ना, 1/10 इंटू 100 दैट इज 10%, ट्रिम्ड मीन निकलेगा। ट्रिम्ड मीन 10%। अगर दो डेटा आप हटाते हो 2/10 इंटू 100, ये हो जाएगा ट्रिम्ड मीन 20%। अब अगर हम एक हटाते हैं तो 10% वाला मिलता है, दो हटाते हैं तो 20% वाला मिलता है। तो 1.5 वाला कब मिलेगा हमें, मतलब 15% वाला? तो ध्यान से सुनो, ट्रिम्ड मीन 15% इज इक्वल टू ट्रिम्ड मीन 10% प्लस ट्रिम्ड मीन 20% और बाई कर देंगे 2, दोनों का एवरेज कर देंगे। 10% और 20% का क्या कर देंगे हम लोग, एवरेज कर देंगे। क्या कर देंगे, 10% और 20% का एवरेज। तो दोनों तो हम लोगों को निकालने आता है, अब दोनों को निकाल करके और फिर अपना इसमें से सम कर देना। 10% का ट्रिम्ड मीन बहुत आसान है बच्चे, समेशन एक्स में से फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट था 350 और लास्ट था 1285, बाई कर दोगे 8। 20 का समेशन एक्स माइनस फर्स्ट के टू वैल्यूज
350 minus 408 minus 815 minus 1285 कितना था 815 माइनस 1285 शुरुआत के दो लास्ट के दो हट गए और अपॉन में 6 और फिर अपॉन में कर दोगे 2 ये आ जाएगा हमारा क्या ट्रिम्ड मीन 15%। क्लियर बच्चे? और भी कुछ लॉजिक है जो आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बच्चे पूछते हैं कि मैम चलो ये तो 15% था जो कि एग्जैक्टली 10 और 20 का मतलब एवरेज लेकर के आ गया। कुछ और परसेंटेज अगर दिया होगा तो कैसे निकालेंगे? लाइक 27%, ये किसका एवरेज होता है? ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उनका भी लॉजिक हम लोग आपको एक्स्ट्रा देंगे अभी। तो जब कुछ ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जो कि किसका एवरेज है ये आसानी से ना पता लग पाए, तो वैसे क्वेश्चन के लिए देखो एक्स्ट्रा, ये हम लोग एक्स्ट्रा आपको करा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखो 2 4 6 7 11 21 81 90 105 121। इसमें आपको निकालना है ट्रिम्ड मीन 27%। बताओ मुझे n कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n इज इक्वल टू 10। 27% का मतलब होता है 2.7 डेटा रिमूव करना है। अब तो ये और भी प्रॉब्लम हो गया, 2.7 कैसे रिमूव करेंगे? तो ध्यान से देखो 2 4 6 7 11 21 81 90 105 121। तो एक बात तो पहले क्लियर कर लो कि दो तो हटाना ही है ना, इन दोनों को हटा दो क्योंकि इंटीग्रल पार्ट कितना है 2। इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेना, इंटीग्रल पार्ट इज 2, so remove first 2 and last 2। अब आपके पास रह गया 6 7 11 21 81 90 100 सॉरी 5 तो रिमूव कर दिया, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही डेटा रिमूव हुआ है, अभी 0.7 और भी रिमूव करना है। तो 0.7 जब हम रिमूव करेंगे तो इसका रिमूव करेंगे, इसका हम लोग 0.3 रखेंगे बच्चे। 0.7 रिमूव करेंगे तो कितना रह जाएगा 0.3, और इसका भी कितना रखेंगे हम लोग 0.3। टोटल डेटा आपके पास कितना रिमेनिंग रहेगा मुझे बताओ? रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन कितना होना चाहिए? रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन तो देखो पूरा था 10, 10 में से 2.7 जाएगा, 2.7 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 2.7 और 2.7 जाएगा तो कितना बचेगा? 27 27 54 होता है, 5.4 चला जाएगा। तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन 10 माइनस 2 इंटू 2.7 इज इक्वल टू 4.6। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको मैंने दो फ्रैक्शन में काट दिया, इधर 0.3 रखा तो भी मैंने दो फ्रैक्शन में काट दिया, इसका इधर 0.3 रखा, ये पूरा ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे 4.6 इक्विवेलेंट टू। वैसे फ्रैक्शन में बोलना सही नहीं लगता है, लेकिन आप समझ लो कि मैंने जब उधर में हटा दिया, कितना हटा दिया 2.7 और 2.7, अब मेरे पास सिर्फ 4.6 बचा है। तो 0.3 इंटू 6 ले लेंगे, प्लस 7 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 81 प्लस 0.3 इंटू क्या ले लेंगे 90 अपॉन में क्या आ जाएगा 4.6। समझ में आई बात? तो ये निकल जाएगा ट्रिम्ड मीन 27%। इस तरीके से अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा ट्रिम्ड मीन।
ट्रिम्ड मीन के बाद एक छोटा सा टॉपिक है कैटेगोरिकल डेटा एंड सैंपल प्रोपोर्शन का, 5 से 10 मिनट उसमें लगना है। उसके बाद से बॉक्स प्लॉट है, अभी हाफ एन आवर और लगना है इस पे। आज के क्लास का नंबर कौन सा था, कोई मुझे बताएगा? 7 था। नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 8, चैप्टर 1, कॉन्सेप्ट 8, जिसमें हम लोग बता दें आपको कि क्या करेंगे। सबसे पहले करेंगे कैटेगोरिकल डेटा, और ये ट्रिम्ड मीन तो आ रखे हैं पेपर में, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना है ट्रिम्ड मीन टॉपिक को। कैटेगोरिकल डेटा एंड सैंपल प्रोपोर्शन पहले करेंगे, उसके बाद से करेंगे बॉक्स प्लॉट। ये दोनों हाफ एन आवर में हो जाएगा। उसके बाद से बचे हुए हाफ एन आवर में हम लोग सेक्शन 1.1 करेंगे, आपके बुक का जो थियरी है, सैंपल एंड प्रोपोर्शन, सैंपल एंड प्रोपोर्शन। लेकिन ये हाफ एन आवर में ख़त्म होने वाली थियरी नहीं है, 1 घंटा ले लेता है, तो फिर एक क्लास और लगेगा। यानी 9 क्लासेस से ऊपर अब नहीं लगना है, अब बस 2 क्लासेस और रह गया चैप्टर 1 को कंप्लीट होने में। उसके बाद से इसके असाइनमेंट और पीपी पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट में अब सिर्फ 2 क्लासेस रह गई है, तो आप लोग इसको भी रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि 20 दिसंबर के आसपास दोनों का पेपर होगा, दोनों का टेस्ट लेंगे हम, एमएमई का भी और स्टैट्स का भी। स्टैट्स का सिर्फ चैप्टर 1 होगा, एमएमई में 2 चैप्टर होंगे, 2 और 3, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चे बस इतना ही स्टैट्स 1 में रिवाइज करके आपको फिर से कल आना है। डेली का डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके ही बैठना है क्लास में। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।